जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज पढ़ाने से पहले एक शायर, कलम कहती है मैं जंगल की खर हूँ, कलम कहती है मैं जंगल की खर हूँ, जो मुझे पकड़ ले तो मैं दौलत की घर हूँ। कहा जाता है कि अगर कलम को तुम सही से पकड़ लो और इसकी पकड़ने की काबिलियत बना लो तो वास्तव में दौलत क्या, इस संसार के हर एक चीज़ को तुम अपने आप हासिल कर सकते हो। तो इसी के तहत मैं आज लेके चलने वाला हूँ अड़ू, जो कि अड़ू क्या होता है। इससे पहले वीडियो में कुछ मात्रा में अड़ू के विषय में बताया गया है, लेकिन आज अड़ के विषय में विस्तार से बताया जाएगा कि अड़ू आखिर में अड़ू है तो है क्या, अड़ू है तो है क्या। जैसे मैं बात बताऊं अड़ू, तो जो अड़ू होते हैं, यह अणुओं का निर्माण परमाणुओं के परस्पर संयोग से होता है, परमाणु के परस्पर संयोग से होता है। अर्थात अगर हम बात करें अणु का निर्माण, तो अणु परमाणुओं के संयोग से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। अब कितने अणु होंगे यह डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के परस्पर संयोग से अणु का निर्माण होता है। लेकिन यह परमाणु जो इसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो अणु की प्रवृत्ति होती है, परमाणु से बिल्कुल भिन्न होता है। परमाणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। लेकिन जो अणु होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इसकी सबसे बड़ी क्या है, खासियत है। उसके बाद से फिर से अगर परमाणु के विषय में और ज़्यादा हम अध्ययन करें और इसके विषय में पूछें, तो जो परमाणु अणु होता है चला, इसका निर्माण कैसे होता है चला, तो यह दो तरीके से होता है। यह अणु होते हैं दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है तत्व की अणु, किसका, तत्व की अणु, तत्व की अणु, समझ रहे हैं। यानी कि तत्वों से, यानी कि जो तत्व होते हैं इसके अणु होंगे। एक क्या होता है, यौगिकों की अणु, क्या होता है, यौगिकों की अणु, यौगिकों की अणु। तो अब यौगिक क्या होगा, यौगिकों की अणु, समझ रहे हैं। किसका अणु बाबू, यौगिक, यौगिक, अच्छा यौगिकों, चलिए यहाँ पे यौगिकों की अणु। अब हम पहले ये जानेंगे कि आखिर में तत्व होता क्या है, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, यानी कि तत्व होता क्या है। तो हम बताए थे तत्व किसे कहते हैं, कोई बताएगा तत्व की परिभाषा। हाँ, प्रकृति में उपस्थित वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तत्व की परिभाषा क्या होगा चलवा, कि प्रकृति में उपस्थित वे पदार्थ, प्रकृति में उपस्थित वे पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके अणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, तत्व कहलाता है। जैसे कि तत्व में हम याद रखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, समझ रहे हैं। ये सब क्या है, जितने भी तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, पोटास, सल्फर, ये सब क्या है, तत्व हैं। तत्व जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्ध भाग होता है। क्या होता है बाबू, सबसे शुद्ध भाग, जो कि आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ में आप लोग पढ़ाया भी गया है। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। तो शुद्ध में क्या पाया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें, हाँ बोलिए बोलिए, शुद्ध पदार्थ में जैसे कि हम बात करें सोना, किसका बात करें चला, सोना। तो सोना, शुद्ध सोना की बात करें तो 24 कैरेट की सोना, किसका बाबू, 24 कैरेट की सोना, ये क्या है, शुद्ध सोना है। अगर हम कहें आभूषण की सोना, तो क्या ये शुद्ध सोना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वह शुद्ध सोना नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह मात्र 18% और 17% के बीच में ही क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। अगर शुद्ध सोना का हम निर्माण कर रहे हैं, शुद्ध सोना से किसी आभूषण का बना रहे बाबू, तो क्या वह आभूषण चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सोना जो होती हैं बहुत मुलायम होती हैं, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लचीला होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, लचीला होता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रवृत्ति ये होती है, जो सोना होती है उसकी तन्यता गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। माना जाता है कि 1 ग्राम सोने में, कितना ग्राम, 1 ग्राम सोने में लगभग 1 किलोमीटर की धागा हम निकाल सकते हैं उसमें से, समझ रहे हैं। अब सोच कर देखिए कि 1 ग्राम सोना कितना होगा और उसमें से कितना निकालना है, 1 किलोमीटर की धागा। यानी कि देखा जाए तो सोने से अदृश्य तारें खींची जा सकती हैं, समझ रहे हैं ना, किससे बाबू, सोने से। उसी तरह से ये तो समझ में आ गया तत्व की अणु। अब तत्व की अणु की परिभाषा बताया जाए तो कौन बता देगा, तुम देखिए बताएगा तत्व की अणु की परिभाषा। यानी कि तत्व के अणु क्या होते हैं, कोई अनु, तुम बता चला। हाँ हाँ बिल्कुल,
कोई बताएगा? तुम बता। अरे तत्व के अणु मतलब हो जाएगा कि ऐसे अणु जो तत्वों से बने होते हैं या तत्वों से बने यौगिक, जो तत्वों से बने पदार्थ होते हैं ना चलवा, यानी कि कह सकते हैं जिनका निर्माण तत्वों से होता है या जो तत्वों से बने होते हैं वही अणु क्या कहलाते हैं? तत्व की अणु कहलाते हैं। तत्व की अणु। जैसे कि हम बात करें चलवा तत्व के अणु में, तो आप लोग इसको ले लीजिए। H2 का नाम सुना है? हाँ, O2 का नाम सुने हैं? O2 का देखिए, ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। सल्फर क्या है? तत्व है। अब इसे के अणु की बात करें तो चला है जो लटका हुआ होता है क्या होता है? अणु होता है। नहीं, परमाणु होता है ना, परमाणु होता है ना। यहाँ पे देखिए, ये परमाणु होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जो तत्वों जिसका निर्माण मतलब जो तत्व निर्माण हुए होते हैं उनके अणु को क्या कहते हैं? तत्वों का अणु कहते हैं। जैसे कि परमाणुओं के संयुग से किसका निर्माण होता है? चलो, अणु का। तो यहाँ पर परमाणु दो गो है और दो गो परमाणु से किसका निर्माण कर रहा है? सल्फर का। एक सल्फर के अणु का। कौन से बाबू? एक सल्फर के अणु का। किससे निर्माण कर रहे हैं चला? तो परमाणुओं के संयोग से एक सल्फर के अणु का हम क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे चला? ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के 2 परमाणु के माध्यम से ऑक्सीजन के एक अणु का क्या कर रहे हैं? हम निर्माण कर रहे हैं। यह आप लोग को थोड़ा से देखने में बोरिंग महसूस होगी क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है ना कि नहीं मज़ा देता है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर सही से पढ़ लिया ना बाबू, मैं लिख के ले लो कि आगे चलकर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 10th और 11th मतलब ज़िंदगी में कभी फंसेगा नहीं। मेरा मतलब सिद्धांत है, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। क्योंकि यह देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है इसको पढ़ाने से। डायरेक्ट रिएक्शन बताइए ना, तो रिएक्शन वही बंदा जानेगा ना जो इसके छोटे छोटे बातों को जानेगा। समझ ना चलो। जैसे कि अगर हम बात करें चलो तत्व के अणु, तो तत्व के अणु कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होंगे? 2 प्रकार से। कैसे होंगे तत्व के अणु? एक देखिए, एक होगा एकल परमाणु। कौन सा बाबू? एकल अणु, जो हाँ एक अणु से निर्माण हुआ रहेगा। और एक होगा द्वि, त्रि, चतुर्थ होगा ना बाबू। तो इसमें अगर एकल परमाणु की बात करें चलो, तो एकल तत्व वाले तनी बताना। जैसे हीलियम हो जाएगा, नियान आ जाएगा, क्रिप्टान आ जाएगा। अच्छा, क्रिप्टान क्लियर कर दीजिए, क्रिप्टान आ जाएगा। उसके बाद से जिनॉन आ जाएगा, रेडान ले लीजिए, रेडान भी तो ले सकते हैं, जिनान ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से क्या ले सकते हैं? रेडान ले सकते हैं ना। देखिएगा, हीलियम, नियान, उसके बाद से क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान और आर्गन। क्या ले सकते हैं? आर्गन। ये सब कौन से तत्व हैं चलो? एकल परमाणु के तत्व हैं। कौन से हैं? एकल परमाणु के तत्व हैं। क्या इसका होना या ना होना कोई मायने रखता है? क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 है, हीलियम 2 है? नहीं है। यहाँ पर क्या नियान में 2 है? नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टान में क्या 2 है? नहीं है। यहाँ पे जेरान में क्या 2 है? नहीं है। रेडान में 2 है? नहीं है। आर्गन में 2 है? नहीं है। कह सकते हैं चला कि यानी कि जो एकल परमाणु वाले तत्व होते हैं, एकल परमाणु यानी कि एकल अणु वाले जो तत्व होते हैं ना चलवा, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वह अणु ना होकर परमाणु ही होते हैं। है सब क्या है बाबू? परमाणु हैं। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? परमाणु हैं। अब बताइए परमाणु की खासियत क्या है? परमाणु की खासियत क्या है चला? परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो यहाँ से याद रखना, यह हम कहें ना कि जो अणु होंगे वह परमाणु के क्या होंगे? बिल्कुल विपरीत होंगे। यह भाग नहीं लेता है, यह भाग नहीं लेता है। इसी वाले हिस्से को कहते हैं अक्रिय गैसें। कौन से गैसें बाबू? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें। अब अक्रिय गैसें की बात करें तो अक्रिय गैसें किसे कहते हैं चला? तो ऐसी गैसें जो किसी दूसरे गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैसें कहलाती हैं। कौन सी गैसें कहलाती हैं? अक्रिय गैसें। मुझे उम्मीद है कि आपको अक्रिय गैसें के बारे में मालूम होगा। जैसे कि अगर हम कहें जो पहले तो बल्ब आते थे, पहले जो बल्ब आते थे हाइड्रोजन बल्ब, नहीं देखते थे लाल जो जलता था थोड़ा सा पीला टाइम में, उसमें कौन सी गैसें डाली जाती थी? तो हम कह सकते हैं चला आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस। आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस। क्या अगर उसके जगह पर कोई और गैस डाला जाता तो क्या बल्ब जलती? क्यों नहीं जलती? क्योंकि वह तुरंत वायुमंडल से दूसरे गैसों से अभिक्रिया करके ब्लास्ट कर जाता।
क्या कर जाता बाबू, ब्लास्ट कर जाता। यही कारण है कि उसको निर्वात न रखकर उसमें कुछ मात्रा में क्या डाल दी जाती है बाबू, गैसें डाल दी जाती हैं, जो कि गैस थोड़ा से हीट होंगे तो हीट होने के कारण अपने वायुमंडल, देखो कक्षा 10 में आप लोग आएंगे ना तो बल्ब के विषय में पढ़ेंगे, तो उसमें बल्ब का बनाने में बहुत सारे दोष आती थी, समझ रहे हो ना बाबू। उसी दोष को निकालने के लिए, मिटाने के लिए उसमें गैसों का उपयोग किया जाता था। जो गैसें होती थी वह निष्क्रिय गैसें होती थी। कौन सी गैसें बाबू, निष्क्रिय गैसें, जैसे कि हीलियम हो जाएगा, नियान आ जाएगा, क्रिप्टान आ जाएगा, जिरान आ जाएगा, रेडान हो जाएगा और आर्गन आ जाएगा। सब कौन से गैसें दिखाई दे रही है, चला निष्क्रिय गैसें दिखाई दे रही हैं। कौन सी गैसें, निष्क्रिय गैसें, अर्थात ये किसी से क्रिया नहीं कर सकती हैं। अब आ जाइए तत्व का अणु जो होंगे कितने प्रकार से होंगे, चला तो यहीं पर हम इसको डिफाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना बाबू। यहीं पर इसको क्या करते रहे, डिफाइंड कर दे रहे हैं। देखिएगा यह होता है एकल परमाणु अणु। क्या होता है, एकल परमाणु अणु। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एकल परमाणु अणु, एकल परमाणु अणु पहला। दूसरा क्या लिख सकते हैं, चला द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु। तो एकल परमाणु में क्या क्या आ जाएगा, एकल परमाणु में नियान, हीलियम, नियान, क्रिप्टान, जिरान, रेडान और आर्गन, ये कौन से परमाणु होंगे, एकल परमाणु अणु होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके के बाद से अगर द्विपरमाणु अणु की बात करें तो द्विपरमाणु अणु में क्या आ जाएंगे बाबू, तो देखिएगा Cl2 आ जाएगा, H2, उससे के बाद से O2 आदि कर दीजिएगा, ETC कर दीजिएगा, ETC कर दीजिएगा, जिसके साथ दो अणु रहेंगे, जिसके साथ कितना रहे बाबू, दो अणु रहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, चला जिसके साथ दो परमाणु रहेंगे उसको क्या कहेंगे, द्विक परमाणु अणु कहेंगे, ठीक है ना बाबू। उसी तरह से फिर से आगे चले तो क्या आ जाएगा, त्रिक परमाणु। कौन सा, त्रिक परमाणु, त्रिक परमाणु अणु, समझ रहे हैं, त्रिक परमाणु। तो अब त्रिक परमाणु की बात करें तो क्या बता सकते हैं, हाँ NO3, उस यौगिक में मत जाइए जो आप हाँ बता रहे बाबू। एक क्या बता रहा है, O3, O3 को कहा जाता है ओजोन परत। कौन सा परत, ओजोन परत। अब ओजोन परत की अब इसमें आ गया तो इसकी व्याख्या कर दिया जाए। ओजोन परत क्या है, चला तो देखा जाए तो ओजोन परत जो होता है यह हमारे वायुमंडल का सेफ्टी गार्ड माना जाता है। क्या माना जाता है, सेफ्टी गार्ड। यह आने वाली सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, किसको बाबू, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है। कौन सा परत, ओजोन परत। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा अगर किसी रासायनिक पदार्थ से दिक्कत होता है तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन 12 से इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बन 12, CCl2F2, जिसको फ्रेन 12 के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं बाबू। यह हमारे CCl4 जो है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह सबसे ज़्यादा अंतघातक माना जाता है। किसके लिए बाबू, ओजोन परत के लिए। वह ओजोन परत का क्षरण करना शुरू कर देता है। देखिएगा अगर अल्ट्रावायलेट किरणें, कौन से किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर दें, कहाँ पर बाबू, हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर दें, तो उसकी सबसे बड़ी दुष्परिणाम ये होगा कि हर व्यक्ति को कैंसर रोग होना शुरू हो जाएगा। कौन सा, कैंसर रोग होना शुरू हो जाएगा। का लेयर क्या हो रहा है, ओजोन परत जो लेयर है उसमें होल हो जा रहा है। तो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, कौन सी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें को ही क्या कहते हैं बाबू हम, परावैंगनिक किरणें। यह हमारे शरीर पे जो ही पड़ेंगे तो हमारे शरीर की ऊपरी परत को जलाना शुरू कर देंगे। इसकी जलाने का कारण क्या चलवा, तो अल्ट्रावायलेट की जो कहा जाता है जो आवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा होता है। अल्ट्रावायलेट किरणें की जो आवृत्ति होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। यही कारण है कि जब हमारे सतहों पे पड़ती हैं तो ऊपरी सतह को क्या कर देंगे, जला देंगे। और जो ही ऊपरी सतह जल जाएंगे तो ही वायुमंडल में उपस्थित क्या होंगे बाबू, अनेक प्रकार के हानिकारक जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स जो होंगे वह हमारे त्वचा पे पड़कर कैंसर का कारण बना देंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए उसी के बाद से अगर हम दूसरा याद रखें तो दूसरा में हम क्या याद रख सकते हैं कि अब बताइए, क्या परावैंगनिक किरणों को कोई देख पाता है, बिल्कुल। कौन देखता है, मधुमक्खी। यानी कि जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको देखने का कार्य कौन कर सकती है, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ एक ऐसी मतलब मानी जाती हैं, कीट जीव मानी जाती हैं जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक अर्थात परावैंगनिक किरणों को कौन देख सकता है, तो मधुमक्खी आसानी से देख सकती हैं। ठीक है ना। उसी के बाद से फिर से और हमको लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, क्या परावैंगनिक किरणें, क्या परावैंगनिक किरणें
किसी फसल के उत्पाद के लिए ज़्यादा आवश्यक होता है? तो किसके लिए? वेरी गुड, किसके लिए? मशरूम के लिए। यानी कि पराबैंगनी किरणें अगर किसी फसल को उत्पाद करने में सहायता प्रदान करती हैं तो कौन करती हैं चला? मशरूम। मशरूम जो मशरूम होता है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करके अपने आप में विटामिन डी का उद्गार करती है। समझ गए ना? जो मशरूम खाने में आपको स्वाद लगता है वह ज़्यादातर उसका निर्माण किससे होता है बाबू? तो पराबैंगनी किरणों से होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पराबैंगनी किरणों का इतना विस्तार ठीक रहेगा। जो ही आगे जाएंगे तो उसके विषय में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ तक इतना ही जान लीजिए। और हाँ, अगर आप घर पर जाइएगा तो वीडियो पढ़िएगा तो हम क्या कहे हैं कि कलम कहती है मैं जंगल की खर हूँ। कलम कहती है कि मैं जंगल की खर हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ लो, अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मैं दौलत की घर हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि कलम तो सब कोई पकड़ता है, ऐसा बात नहीं है कि कलम सब कोई नहीं पकड़ता है, लेकिन कलम को पकड़ने का मतलब ये हो जाएगा कि जब आप पढ़ने बैठें तो कलम, किताब, कॉपी सब लेकर बैठें और अपने माँ बाप का जो उम्मीद रखें, आपके माँ बाप आपसे कि मेरा बच्चा एक ना एक दिन कुछ करेगा, तो उसमें आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कलम का सदुपयोग करें, जो कि कलम कहती है मैं दौलत की घर हूँ। दृक परमाणु तक हो गया ना बाबू? अब क्या आ जाएगा? चलिए चौथा बताइए तो। चतुर्थ परमाणु कह सकते हैं। चतुर्थ परमाणु में क्या होगा चलवा? हाँ, क्या हो जाएगा? SO4। क्या हो जाएगा बाबू? SO4। तो चतुर्थ हाँ क्या करे हो? नहीं, सल्फर और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उसमें SO4 कह सकते हैं। ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, NO3 की अगर बात करेंगे ना चलवा, तो NO3 उसमें चला जाएगा जो यौगिक में चला जाएगा, यौगिक में चला जाएगा। टू सुनिए बाबू, H2N2O2 दो गुतन ले लीजिए। तो इसमें दृक परमाणु में H2N2 और O2 देख रहे हैं बाबू? या इसको हम विषय में लिख सकते हैं कि यह किसका बात कर रहे हैं? H2N2 और O2 देख रहे हो बाबू? H2N2 और O2 ये जानते हो किस प्रकार की गैस है? यह रंगहीन गैस है। कौन सी गैस है बाबू? रंगहीन गैस है। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं कि यह रंगहीन। रंगहीन का मतलब क्या हो जाएगा चलवा? कि ऐसा भाग जिसका कोई रंग न हो क्या कहलाता है? रंगहीन गैसें कहलाती हैं। तो पेपर में आपका आता है कि H2 किस प्रकार का गैस है, H2 किस प्रकार का गैस है, N2 किस प्रकार का गैस है और O2 किस प्रकार का गैस है। तो ये किस प्रकार के गैस हैं बाबू? तो यह रंगहीन गैस हैं। कौन से गैस हैं? रंगहीन गैस हैं। उसके बाद से फिर से अगर नेक्स्ट आ रहा है चला Br2, किसका बात करें हम बाबू? Br2 देख रहे हैं ना? तो Br2 जो होता है यह वाष्पशील द्रव है। क्या है बाबू? वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव है। कौन सा द्रव है बाबू? वाष्पशील द्रव है। उसी तरह से I2 की बात करें चलवा, कौन सी बात करें बाबू? I2 की बात करें तो I2 जो होगा ना चला, यह क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्या होगा बाबू? क्रिस्टलीय ठोस होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय समझ रहे हैं बाबू? क्या हो जाएगा बाबू? क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। कौन ठोस हो जाएगा? एक बार और रिवीजन थोड़ा सा मान लीजिएगा। दृक परमाणु में क्या देखने को मिलेगा चलो? 3 प्रकार के हिस्से देखने को मिलेंगे। दृक परमाणु में कितने हिस्से देखने को मिलेंगे? 3 प्रकार के। H2N2 और O2 आदि किस प्रकार की गैसें होती हैं? रंगहीन गैसें होती हैं। उसी तरह से Br2 कौन सा होता है चला? वाष्पशील द्रव होता है। और I2 क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या हम I2 को देख सकते हैं? बोलिए, क्या हम I2 को देख सकते हैं? हम आसानी से इसको देख तो नहीं सकते हैं, चूँकि यौगिक में मिला हुआ आता है। उस तरह से देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा मात्रा में, यह जानते हैं क्या होता है? इसका सीधे ऊर्ध्वापातन होता है। क्या होता है बाबू? ऊर्ध्वापातन। अर्थात जब इसको हम जलाते हैं चाहे गलाते हैं तो यह पिघलता नहीं है, ये डायरेक्ट क्या हो जाता है चलवा? वाष्प में बदल जाता है। किस में बदलता है? वाष्प में। अर्थात इसका ऊर्ध्वापातन होता है। जिस तरह से ऊर्ध्वापातन में कपूर होता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाती हैं। देखिएगा, कोई भी ठोस ऐसा नहीं है ना चलवा कि जो अगर ठोस है तो उसको अगर हम पिघला रहे हैं, जला रहे हैं, तो वह जरूर किस अवस्था में आएगा? द्रव अवस्था में आएगा, लकड़ी को छोड़कर। समझ रहे ना? किस अवस्था में आएगा? ठोस अवस्था में आएगा। और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा, और द्रव अवस्था से तब किस अवस्था में जाएगा? गैस अवस्था में जाएगा। लेकिन
ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन से बाबू? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ बिना द्रवित हुए सीधे किस अवस्था में चली जाती हैं? गैस अवस्था में चली जाती हैं, जैसे कि आयोडीन, जैसे कि आयोडीन। और दूसरा उदाहरण क्या दे सकते हैं? कपूर, हाँ, नौशाद और कपूर और आयोडीन, ये सब ऐसे पदार्थ हैं बाबू जिन्हें बिना हम क्या करें? द्रवित किए सीधे किस में बदल सकते हैं? वाष्प में बदल सकते हैं। अर्थात जो हम कहते हैं ना, नमक आप लोग खाते हैं तो उसमें अब इसका भी थोड़ा सा विवेचना कर दिया जाए। I2 का कर दें? I2 का विवेचना क्या होगा चलवा? I2 मतलब होता है चलवा आयोडीन। I2 क्या होता है? आयोडीन। देखिए सुन लो बाबू, I2 होता है आयोडीन। यह परमाणु बम से रेडिएशन में बचाने का भी काम आता है। कौन? परमाणु बम में रेडिएशन से बचाने का काम आता है। आप पढ़ेंगे, इसके 5 भाग पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक I4 और I5। क्या आता है बाबू? I4, I3, देख रहे हैं? I3, I4 और I5 यह परमाणु बम से निकलने वाले रेडिएशन हैं। क्या बाबू? परमाणु बम से निकलने वाले रेडिएशन हैं। यह हमारे शरीर में तुरंत हमारे गले में, किसमें बाबू? गले में। जो ही गला दिखाई दे रहा है ना, इसमें तुरंत किसका कारण बनाते हैं बाबू? इन्फेक्शन का। और तुरंत इन्फेक्शन बना के यहाँ पे कैंसर बना देते हैं। जब परमाणु बम निकलता है तो हाल ही में आप सुने होंगे पोटेशियम आयोडाइड। किसका बात सुनेंगे चला? पोटेशियम आयोडाइड की I2। पोटेशियम आयोडाइड जब आप सुने हैं कि अमेरिका द्वारा, यूरोपियन कंट्री द्वारा अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड परमाणु बम में क्या करता है? रेडिएशन से बचाने का कार्य में आता है। पोटेशियम आयोडाइड, यह पहले गोलियां मिलती थी, इसके एक डिब्बा मिलता था 1700 रुपये में। कितना बाबू? 1700 रुपये में। लेकिन इस समय इसका दाम है 3500 रुपया। कितना बाबू? 3500 रुपया। कितना? 3500 रुपया। सोचिए 2 गुना दाम इसका बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि रूस द्वारा यूक्रेन पे जो आक्रमण किया गया है तो उसमें बहुत सारी धमकियाँ देखने को मिल रही हैं कि हम क्या करेंगे आपके ऊपर? कौन सा बम छोड़ेंगे? तो परमाणु बम छोड़ेंगे। यही कारण है कि अमेरिका भी तक डर गया है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री भी डर गई हैं, जिसके जगह पे परमाणु बम से सेफ्टी के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं बाबू? पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग कर रहे हैं लोग। पोटेशियम आयोडाइड गले में कैंसर से होने से बचाने का कार्य करता है। समझ रहे हैं? तो पहला आयोडाइड का समझ गए, और दूसरा आयोडीन का मतलब क्या हो जाएगा चलवा? यह दिमाग को भी डेवलप्ड करने का कार्य करता है। कौन? आयोडीन। कौन? आयोडीन। और गले में घेघ रोग जो होता है, घेघा रोग का आप नाम सुन, बड़ा सा हो जाता होगा, तो गले में घेघा रोग से बचाने का भी कार्य कौन करता है बाबू? आयोडीन करता है। कौन करता है? आयोडीन करता है। समझ रहे हैं? अगर आपको सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, हम सिर्फ टॉपिक ही बनाएंगे। लेकिन अगर आप हर एक चैप्टर को, हर एक चीज़ को खखोर के पढ़ना चाहते हैं तो थम्स अप करें। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक पहलू को अंदर घुस के पढ़ाया जाए, जो कि आपको कभी दिक्कत न हो। ठीक है ना बाबू? जैसे कि आप हमेशा सोचेंगे कि आयोडीन हम याद कर लिए कि दीर्घ परमाणु है, क्रिस्टलीय ठोस है, इसी के रूप में रहता है। इतना रट्टा मारने से क्या फ़ायदा है? इसे मारना ही है तो सही से समझना है, तो इसके विषय में पूरा ना समझें कि जो आयोडीन होता है यह घेघा रोग से बचाने का कार्य करता है, उसके बाद से दिमाग का विकास करता है, उसके बाद से अगर इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ले लें तो रेडिएशन से भी बचाने का कार्य करेगा। समझ रहे हैं? तो इसको हम विस्तार से बताएंगे। अगर आपको नहीं मतलब पसंद है तो आप कमेंट करें प्लीज़। मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, उससे दूर न जाऊँ, लेकिन मन नहीं मानता है, क्या करा जाए। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड से हानि होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। चूँकि आप कहेंगे कि गुरुजी आप हमको भौकाल कुछ पढ़ा रहे हैं, K2I2 मतलब KI2 वो परमाणु बम बनेगा तो पोटेशियम आयोडाइड कैसे बचा देगा? अरे पागल, पोटेशियम आयोडाइड 30 किलोमीटर, मान लो परमाणु बम गिरा तो 30 किलोमीटर तक तो सब धुआं कर देगा। अर्थात तुम रहोगे भी तो एकदम भूजल मूस हो जाओगे। समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा चलो? भूजल मूस हो जाओगे। लेकिन 30 किलोमीटर के दायरा में जो बचा रहेगा ना, लगभग 60 किलोमीटर तक तो सिर्फ उसका रेडिएशन में जाएगा। क्या जाएगा बाबू? रेडिएशन। 30 किलोमीटर के एरिया में तुमको चांस नहीं है कि बचोगे, भुजा जाओगे, भूजल मूस हो जाओगे। ठीक है ना चला? लेकिन 30 किलोमीटर के बाद से जो एरिया बचेगा वो भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आग से, बल्कि इसलिए ना कि कौन से बाबू? उसके रेडिएशन से। परमाणु बम आपको हम कई बार पढ़ाएं। क्या परमाणु बम है? नहीं। परमाणु बम क्या है? एक प्रकार की पॉल्यूशन है, जो कि रेडियोधर्मिता पर प्रदूषण को फैलाने का कार्य करता है ना बाबू? तो इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं कि अगर पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हो ना, किसको बाबू? पोटेशियम आयोडाइड को ले रहे हो, तो पोटेशियम आयोडाइड को लेने के बाद तुमको
जो रेडिएशन फैलेगा तुम्हारे शरीर में कम रेडिएशन होंगे। जैसे गला में कैंसर उंसर जो होगा तुरंत तत्काल मृत्यु के कारण बनेंगे, 6 दिन में 4 दिन में मर जाओगे, वह नहीं होने देगा, क्योंकि यह तुरंत पोटेशियम आयोडाइड जो I3 है, I4 है, I5 है उससे लड़ जाएगा, और लड़ जाएगा तो कहेगा हम पहले से मौजूद है तो तुमको कहाँ से घुसने देंगे। समझ रहे हो ना, यही कहेगा दूर रहो, हमारे पास आना मत। कहाँ से तुमसे खतरनाक सक्रिय यार अपने पास रखे हैं, इसके पास तलवार है, खचा खच काट देगा, I3 I4 और I5 क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है ना बाबू? कोई नुकसान नहीं नहीं, भारत में नहीं, भारत में कहाँ बिकता ही नहीं है। भारत में परमाणु बम कौन मारने जाएगा जी? पाकिस्तान ओम फो कर दिया जाएगा उसको। चाइना पगला गया है, जानते हो क्यों? सोचो भारत के इकोनॉमिक्स को लेकर सब पगला गए बने सोचलवा। मैं तुम्हें रियल बताऊं तो सब इस बात से उधड़ल्ला में पड़ गए बने सो कि भारत इतना तेजी से विकास कैसे कर रहा है। IMF का अनुमान है छलवा, IMF का अनुमान है कि 2027 तक भारत 2027 तक बाबू, कब तक? 2027 तक भारत लगभग 14 ट्रिलियन, कितना रे बाबू? 14 ट्रिलियन। इस समय हमारा मार्केट मात्र 3 ट्रिलियन डॉलर का है। 2027 तक हम लोग का कितना? 14 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे चलवा? ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब UPI के माध्यम से। किससे बाबू? UPI, समझ रहे हैं ना? यूनिफाइड जो अभी को जस्ट भारत द्वारा रुपए पे जो निकला है ना बाबू, उसी के तहत UPI निकला है, जो कि हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल ये सब कर रहे हैं। चला किसके तहत हो रहा है? UPI के तहत हो रहा है। इसमें क्या हम लोग को कोई पैसा देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। पूरा देश पगला गया है, अमेरिका तो और ही पगला गया है। अमेरिका कह रहा है कि हम बर्बाद हो गए हैं, जानते हो किसवा? क्योंकि UPI ना पूरे हमको लग रहा है कि 30 देशों का मांग है कि नहीं हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, क्योंकि इसमें जीरो बैलेंस इसमें पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है। जैसे हम लोग ATM से पैसा निकालने जाते हैं तो कुछ टैक्स कटता है कि नहीं करता? चलो जिसे मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं, चला जैसे मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं ना बाबू, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा ATM के माध्यम से कटता है हम लोग का। लेकिन है UPI है ना, फ्री है, 1 रुपया नहीं कटेगा। फ़ोन पे करते हैं तो हम लोग को 1 रुपया कटता है? नहीं कटता है। गूगल पे करते हैं तो हम लोग को 1 रुपया कटता है? नहीं कटता है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, समझ रहे चलो? भारत की क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि। चाइना भी पगला गई बा, और उसी तरह से कौन पगला गया चलो? अमेरिका पूरे विश्व में बहुत सारे मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड रखा है ना, छाटा है ना। तो वो अब जब पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा तुम लोग को समझाएंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल ये तो अड़ू लेके चल रहे हैं तो इसमें क्या मजा देगा। लेकिन फिर भी आप लोग को ये जानना जरूरी है UPI क्या होता है, ठीक है ना बाबू? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलिए क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? बस नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा यौगिकों की अड़ू। कौन सी बाबू? यौगिकों की अड़ू, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो थोड़ा सा नहीं अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको मालूम है कि वीडियो बनाने में क्या क्या छूटता है क्या हम बताएं, लेकिन फिर भी लास्ट में जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि कलम कहती है मैं जंगल की खर हूँ, कलम कहती है मैं जंगल की खर हूँ, जो मुझे पकड़ ले तो मैं दौलत की घर हूँ। समझ रहे हैं ना? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।